हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि प्लास्टिक्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ जाना था। अब उसमें मैंने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। ठीक, तो आप देखो कुछ वेस्ट्स हैं, अब हम उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं कि नेचर ऑफ वेस्ट और उनका डिग्रेडेशन पीरियड, कितने समय में वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखो, एक तो बात करेंगे टाइप ऑफ वेस्ट, क्या क्या टाइप के होते हैं, फिर नेचर, उनका नेचर कैसा है कि बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर कितना डिग्रेडेशन टाइम है उनका वो ख़त्म होने में कितने समय लगता है। तो जैसे देखो, अगर हम पहले की बात करें पील्स ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट्स की, तो ये क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। मतलब इनको अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया तो मिट्टी में कुछ दिन के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, उसी में मिक्स हो जाएंगे। तो ये 1 से 2 सप्ताह में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरा बात करें पेपर का, पेपर है, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसको पूरी तरीके से समाप्त होने में 10 से 30 दिन लगते हैं। अगर आपने पेपर ऐसे ही फेंक दिया तो लगभग 10 से 1 महीने के बीच में, 10 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में वो आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने कॉटन के कपड़े, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है, ये भी 2 से 5 सप्ताह बाद अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेगा और वो इन्वायरमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक, वूलन कपड़े हैं तो ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन इनको पूरी तरीके से डिग्रेड होने में लगभग 1 साल लग सकता है। कितना? 1 साल के आसपास लग सकता है। लकड़ी अगर है तो लकड़ी, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 10 से 15 साल लगेंगे। लेकिन जो ये प्लास्टिक आया, ये हमारा पहली बात तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये ख़त्म तो बहुतों साल लगे ख़त्म होने में। एक तरीके से माना जाए तो नहीं ख़त्म होगा। ठीक, और अगर मेटल के कैंस की बात करते हैं तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसको ख़त्म होने में 100 से 500 साल लगते हैं। एक मेटल की कैन जो होती है उसको ख़त्म होने में 100 से 500 साल लग सकते हैं। समझ सकते हो? तो ये हमारा क्या था कि कुछ ऐसे वेस्ट हमने बताया आपको कि उनका नेचर कैसा है। पहली बात, वो बायोडिग्रेडेबल हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल हैं तो कितने टाइम में ख़त्म होते हैं, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो कितना टाइम उनको लगता है समाप्त होने में। तो ये हमने कुछ एक चार्ट बना दिया है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, जानते रहना बेटा। ओके, हो गया? इरेज किया जाए बच्चों। चलो, अब देखो, जो हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, मेन तो हमें प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। तो प्लास्टिक का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो प्लास्टिक जैसे डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स ले रहा है, बहुत साल ले रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसका मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन काज करेगा, मतलब जो प्लास्टिक होगा ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक, तो पॉल्यूशन भी कैसा, एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। ये डिकम्पोज होने में बहुत साल लेता है। सो इट इज नॉट नेचर फ्रेंडली। इसका मतलब ये नेचर फ्रेंडली नहीं है, नेचर फ्रेंडली नहीं है। It causes environment pollution. It causes environment
पॉल्यूशन। ये क्या क्रिएट करता है? इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब कैसे करता है हम बात करते हैं। जैसे व्हेन प्लास्टिक बर्न्स, व्हेन प्लास्टिक बर्न, आप जब प्लास्टिक को जलाते हो, जब आप प्लास्टिक जलाओगे तो इट रिलीजेस लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेस। इससे क्या होगा? बहुत सारी जहरीली गैसेस रिलीज होंगी। तो लिखेगा व्हेन प्लास्टिक बर्न्स इट रिलीजेस लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेस। इट रिलीजेस लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस into atmosphere causing air pollution, into atmosphere causing, इससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि एयर में जाएंगे मिलेंगे तो एयर पॉल्यूट होगी, तो इससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। आप ही घरों में प्लास्टिक जलाते हो, देखोगे काले काले रंग का धुआं निकलता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अब दूसरा क्या है? जैसे भाई ये तो एयर पॉल्यूशन होगा। व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर, व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर, अगर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको आपने कहाँ डंप कर दिया? पानी में डंप कर दिया, पानी में मिला दिया, तो दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो ये क्या क्रिएट करेंगे? दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। क्यों? आपने देखा होगा कि जैसे आपके अगल बगल अगर तालाब हो या गंगा जी में आप जाओगे तो जब किनारे पे आप देखोगे बहुत सारे कचड़े जमा हुए रहते हैं। मेनली वो क्या होते हैं? प्लास्टिक्स होते हैं। और प्लास्टिक तो गलता है नहीं, वो उसी तरीके से कचड़े के रूप में जमा रहेगा, जिससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है। तीसरा क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन रोड साइड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन रोड साइड, रोड के आस पास देखोगे आप बहुत सारे कचरा जमा होता है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है? प्लास्टिक के कचरे होते हैं। रोड साइड एंड कलेक्शन ऑफ अगली डंप्स कॉजेज मेनी डिजीजेस, रोड साइड कॉजेज मेनी डिजीजेज। ये आपको क्या करता है? बहुत सारी डिजीज क्रिएट करता है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जहाँ गंदगी ज़्यादा होगी वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। और गंदगी मैक्सिमम किस फॉर्म में होती है? प्लास्टिक के फॉर्म में, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? वह न तो पिघलता है न ख़त्म होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उससे क्या होगा? प्लास्टिक है, वहाँ पानी आ गया, इकट्ठा हो गया तो मच्छर आ जाएंगे, मच्छर आएंगे तो उससे मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियाँ आएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी आपकी क्या होती हैं? बीमारियाँ ह्यूमंस में और एनिमल्स में आ जाती हैं। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि जो प्लास्टिक डिस्पोजल है, ठीक है, जो प्लास्टिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको बारे में डिस्कस करते हैं और उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। चलो, तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसका हम लोग सॉल्यूशंस भी देखेंगे। देखो, अब हेडिंग डालना आप लोग कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस associated with plastic disposal, associated with
प्लास्टिक डिस्पोजल, प्लास्टिक डिस्पोजल। अगर जो आप प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हो, डिस्पोज करते हो, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका समाधान क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डील कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो जो आपके प्लास्टिक इधर उधर आप फेंक देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने बाहर फेंक दिया, बाहर में वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, नाले में चला जाएगा। तो नाले में क्या करता है, आपको जाम कर देगा, तो इससे पानी का फ्लो नहीं होगा। इससे क्या होता है, सीवर ओवरफ्लो कर जाता है। ऐसा तो ये सबसे ज़्यादा होगा और आप लोग भी इससे परिचित होंगे। तो जहाँ भी होगा नाले में अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होगा, पानी के फ्लो को रोक देता है। इसकी वजह से क्या होगा, सीवर ओवरफ्लो करने लगता है। तो इसको लिख लीजिए, बरीड प्लास्टिक मटेरियल प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू अर्थ, सो प्लांट ग्रोथ इज अफेक्टेड। तो ये भी आपको हाँ, तो दूसरा क्या होगा, जैसे प्लास्टिक्स जो होते हैं मटेरियल के, वो रेन वाटर को प्रिवेंट कर देते हैं फ्रॉम सीपिंग इनटू अर्थ। जहाँ प्लास्टिक होगा वहाँ अगर बरसात का पानी आया तो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा, वो पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे प्लास्टिक में से पानी रिस ही नहीं सकता। तो इससे क्या होगा, आपका पानी पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो सीधे समुद्र में चला जाएगा। ग्राउंड वाटर क्या होगा, धीरे धीरे लो होता चला जाएगा। आपको पीने वाला पानी बहुत नीचे मिलेगा, धीरे धीरे मिलना कम हो जाएगा। ठीक, तो लिखिए, पॉइंट वाइज हम लोग लिख करके लिख देते हैं। बरीड प्लास्टिक मटेरियल buried plastic material prevent rainwater from seeping into earth. Seeping into earth. So plant growth is affected in those areas. So plant growth is affected in those areas. इन एरियाज में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्लांट उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं। चलो देखो, अब ये प्लास्टिक और क्या करता है भाई, प्लास्टिक वेस्ट में एंड अप इन लेटरिंग रोड साइड्स, फ्लोटिंग इन लेक्स। ये आपको इधर उधर रोड के अगल बगल फेंका होता है, लेक्स में तैरता रहता है, स्ट्रीम पानी में तैरते रहता है, कलेक्टिंग इन अगली डंप्स, बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं। दीज प्रोवाइड होम्स फॉर मेनी डिजीज। ये क्या होता है, आपके घरों में बहुत सारे बीमारियां लेके आता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास आ जाती हैं। और क्या होता है, व्हेन काउ ईट, जब गायें, जो आपकी गाय होती है, ईट गार्बेज दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स। ये पॉलीथीन बैग्स को खाने के साथ क्या, खाना आपने फेंक दिया है, पॉलीथीन में रैप करके फेंक दिया है, वो खाने के चक्कर में पॉलीथीन भी खा जाती हैं। जब पॉलीथीन खाई जाती है तो इससे क्या होता है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ब्लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है, इट चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ काउज एंड फॉर्म्स ए लाइनिंग इन द स्टोमच। इनके पेट के अंदर क्या होती है, लाइनिंग आ जाती है, एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। और इसकी वजह से बहुत सारी गायें मर भी जाती हैं। तो क्योंकि ये प्लास्टिक कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, जाके जाम कर देगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी मौत हो जाती है। और क्या होता है, द पॉलीबैग थ्रोन केयरलेसली हियर एंड देयर। हम लोग पॉलीबैग्स को इधर उधर फेंक देते हैं केयरलेसली। हमने चिप्स खाया, उसको रैपर कैसे ही फेंक दिया, रोड पे फेंक देते हैं, तो वो भी तो प्लास्टिक ही है। तो इससे क्या होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स।
जिससे आपके नदी नाले, जो नाले होते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, क्लॉग हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये तो प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम्स थी। अब हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों आराम से, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। हो गया, इरेज किया जाए। चल, अब हम लोग इनके क्या देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे हम प्लास्टिक से मुक्ति पा सकते हैं। ओके, चलो भाई, अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम्स थी प्लास्टिक की वजह से, उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, सॉल्यूशन का सबसे पहला तरीका क्या है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। मतलब कोशिश ये कीजिए कि प्लास्टिक का कम से कम यूज हो। जब यूज़ कम होगा तभी तो वो कम आएगा, मार्केट में कम आएगा तो थ्रो कम होगा, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई उसको जितना कम कर सकते हो यूज़ करना, उसी को कर दो, यूज़ ही मत करो। तो कहोगे भैया यूज क्या करें, हमें प्लास्टिक्स को अगर हम यूज करते हैं, अगर मार्केट जाते हैं, प्लास्टिक में सामान ले आते हैं, तो भैया हम कैसे यूज ना करें। तो देखो, यूज करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप जब मार्केट जाते हो, आप कुछ नहीं जाते हो, ऐसे ही कुछ नहीं लेके जाते हो, ऐसे ही जाते हो, और वो आपको सब्जी लेना होता है तो बोलते हो देगा, तो आपको एक में आलू, एक में टमाटर, एक में प्याज, एक में भिंडी, 5-6 टाइप की पन्नीज में आपको 5-6 सब्जियाँ लिए लटका के चल दिए। अब वो पन्नी का यूज़ तभी तक है जब वहाँ से आप घर लाते हो, उसको आप अपने जो बास्केट है उसमें डाल देते हो सब्जियों को, और फिर वो क्या हो गया आपके लिए, क्या हो गया, गार्बेज हो गया, उसको आप फेंक देते हो। तो क्या ज़रूरत है, आप प्लास्टिक मत लेके जाओ, आप प्लास्टिक मत लो, आप घर से जूट का बैग या कपड़े का बैग लेके जाओ। जब बैग ले जाओगे तो सारी सब्जियाँ उसमें ले लो, आपको प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। जैसे ऐसे आप क्या है, प्लास्टिक वैसे भी धीरे धीरे बैन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें अब कम हो गई हैं। जैसे आपको अभी तक जो आपको जैसे आप अगर मॉल्स में जाते थे तो वहाँ पे पहले आपको प्लास्टिक्स के बैग मिलते थे। आपने कपड़े लिया, शॉपिंग की, तो प्लास्टिक के अच्छे अच्छे रंग बिरंगे बैग्स में आपको सामान मिल जाता था। अब क्या हो गया, बैन होने की वजह से अब क्या हो गया, अब लोग कपड़े के झोले रखते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। अब क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाओगे, किसी मॉल्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको कपड़े के बैग्स मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अब वहाँ से कम वो तो कम हुआ। अब सब्जी वालों को पास भी अब क्या है, सब्जी बीच में सब्जी वाले लोगों के पास भी आपको कपड़े के बैग्स मिलते थे, लेकिन अब क्या फिर से प्लास्टिक से आ गई, तो वो ख़त्म हो सकती है। आप घर से सामान ले, आप अपने घर से लेके जाओ, आपको वहाँ से लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, तो मैंने बताया यूज़ कॉटन और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग फॉर शॉपिंग करने जाना है तो आप प्लास्टिक के बैग की जगह जूट का बैग या कॉटन की बैग यूज करो, सबसे अच्छा तरीका। ठीक, और क्या कर सकते हो, अब देखो प्लास्टिक से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कैसे करना है कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, इसको क्या क्या करो, शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, इसको आप अलग अलग कलेक्ट करो, एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, और उसको डिस्पोज भी अलग अलग करो। देखो कैसे, जैसे होता क्या है, जैसे आपने खाना है, अपने कचरे का डब्बा है, उसी में आपने खाने वाले आइटम भी डाल दिए, उसी में आपने कचरा भी डाल दिया, उसी में आपने मान लो कोई ग्लास टूट गया शीशे का, वो भी डाल दिया, तो उसी में खाना पड़ा है, उसी में आदक गार्बेज पड़े हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो कोई जानवर ही आया तो वो तो खाना देखा तो खाना खाने गया, वो खाने के साथ साथ उसमें जो प्लास्टिक था वो भी खा गया, शीशे के पार्टिकल्स थे वो भी खा गया उसने, तो उससे क्या होगा, उसकी तो ख़त्म होगी कहानी। क्योंकि आप ये फैक्ट मानो कि जो रोड पे चलने वाले जानवर होते हैं, इनमें मैक्सिमम की मौत जो होती है इन्हीं की वजह से होती है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स खाने की वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी वेस्ट्स हैं आप उसको बायोडिग्रेडेबल अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग। बीच में एक बार ऐसा हुआ भी था, अभी भी आपको कहीं कहीं आप किसी पार्क में जाओगे तो वहाँ पे दो टाइप के वो होते हैं, एक ग्रीन एक ब्लू कलर का, 2 डस्टबिन्स होती हैं, एक में आपको बायोडिग्रेडेबल, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। लेकिन लोग
समझते कहाँ हैं हम, और आप समझते कहाँ हैं हम? आप तो बस गए अपना वो खाया, चिप्स खाया, उसको तो प्लास्टिक को डस्टबिन में भी नहीं डालने आते हैं, जहाँ तहाँ वहाँ फेंक दिया। तो प्लास्टिक को फेंकने की ज़रूरत वहाँ नहीं है, उसको आप फेंको ऐसी जगह, उसको डिस्पोज करो ऐसी जगह कि जहाँ से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो। पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा लेकिन उसका ह्यूमन पे इफेक्ट न पड़े, वो हम लोग कोशिश करेंगे। फिर क्या है, रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। अब जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हर बार प्लास्टिक बना रहे हो नया नया और पुराने को ऐसे ही फेंकते चले जा रहे हो, वो कचरा बनता चला जा रहा है। आप क्या करो, उस प्लास्टिक को इकट्ठा करो, फिर से उसको रिसाइकिल करो अगर कर सकते हो तो। इससे क्या होगा कि वो प्लास्टिक वेस्ट नहीं होगा, वो यूज़ हो जाएगा। जैसे आप जो कबाड़ी वाले आते हैं आपसे प्लास्टिक्स ले जाते हैं, पेपर ले जाते हैं, तो लोग पेपर को क्या कहते हैं, पेपर को फिर से रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। जो प्लास्टिक की बोतल ले जाते हैं उसको रिसाइकिल करते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें। टेक केयर इन कलेक्शन में सावधानी रखें, सॉर्टिंग में, प्रोसेसिंग में प्लास्टिक वेस्ट विद द एम, ये एम बना के चलिए कि इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट, ये उसका दूसरे टाइप के प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज हो सकता है। इस तरीके से उसको यूज़ कीजिए ताकि फिर से उसको यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। अभी और भी पॉइंट्स हैं। ओके, नोट कर लिया, चल इरेज कर दिया जाए। अब देखो हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो हमने देख लिया ये। अब आगे देखिए और भी कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या है भाई, देखो मैंने जो बताया आपको कि नॉलेज शुड बी गिवन, नॉलेज शुड बी गिवन किसको, टू ह्यूमंस, टू पीपल अबाउट, किसके बारे में नॉलेज दीजिए भाई, उनको नॉलेज दीजिए, बताइए अबाउट ग्रीन बिन, ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू बिन। जो ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन रखा है एक ही जगह, उसका क्या मतलब है, क्यों रखा गया है, उसको बारे में नॉलेज बताइए। प्रोवाइडेड बाई म्यूनिसिपैलिटी, प्रोवाइडेड बाई म्यूनिसिपैलिटी, जो म्यूनिसिपैलिटी द्वारा वो ग्रीन बिन और ब्लू बिन प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में बताइए। फॉर सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फॉर सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फॉर सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में उनको समझाइए कि किसमें आपको बायोडिग्रेडेबल डालना है, किसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल डालना है। सच एज फूड आइटम्स, फूड आइटम्स जितने भी हैं वो क्या होंगे, वो बायोडिग्रेडेबल होंगे। क्योंकि आपने ग्रीन और ब्लू बना तो दिया लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं ग्रीन ब्लू का मतलब क्या, उसके लिए तो डस्टबिन है, उसके लिए तो दोनों डस्टबिन है, तो उसको कम से कम बताइए कि भाई ग्रीन का मतलब है इसमें आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालोगे और ब्लू का मतलब इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालोगे। ठीक है, इन ग्रीन बिन, फूड आइटम्स इन ग्रीन बिन, जो हरा वाला डस्टबिन उसमें डालोगे। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इन ब्लू बिन, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इन ब्लू बिन। इसको आप लोग नीले वाले डस्टबिन में डालोगे। इतना आपको हम बताओ तो, केवल डस्टबिन रखने से काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है
जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते हैं और वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके बारे में ज़्यादा जान लेना आप लोग। इसको नोट कर लिया आपने, मिटा दूँ? चल, जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखना। ये हमारा 6वां पॉइंट होगा और ये 6वां पॉइंट है क्या? पीपुल शुड ऑल्सो बी एडवाइज टू फॉलो, पीपुल शुड also be advised to follow, क्या फॉलो करने के लिए एडवाइस करना चाहिए? 4R रूल्स, 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल। ये 4R प्रिंसिपल क्या है भाई? इसको आपको एडवाइस देना चाहिए लोगों को कि इसके प्रिंसिपल को फॉलो करें। 4R प्रिंसिपल। अब ये 4R प्रिंसिपल है क्या? 4R प्रिंसिपल है क्या, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो 4R प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। 4R प्रिंसिपल। अब ये होता क्या है? 4R मतलब 4R हैं, 4R, 1 2 3 4, ये 4R हैं, ठीक है। अब इस 4R का मतलब क्या है? देखो, पहले R का मतलब है रिड्यूस। क्या करो? रिड्यूस करो। सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करो। फिर दूसरे R का मतलब है रीयूज करो, अगर कर सकते हो तो। अगर रीयूज कर सकते हो तो रीयूज करो। फिर तीसरा क्या है? अगर आप रिसाइकिल कर सकते हो तो रिसाइकिल करो। और चौथा क्या है? अगर आप रिकवर कर सकते हो तो उसको रिकवर कर लो, ठीक। तो अब ये क्या हो गया? ये इट विल बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो 4R का मतलब समझ गए? 4R, इसका मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। ये 4R का मतलब है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगाना है लगा लो, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे क्या हो गया? जब ये हमने सॉल्यूशन देख लिया तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो है हम पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। अब 1-2 लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपको, देखो एनसीईआरटी से तो आपको टच में रहना है। एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आदत डालो और फिर उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और सॉल्व्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बीच में दिए होते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हम तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, जो बीच वाले होते हैं वो भी कराएंगे, जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो भी कराएंगे, जो एक्सरसाइज में दिया होता है वो भी कराएंगे। सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचनी चाहिए कि सर हमें तो पढ़ा तो दिए, हमको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारा जो टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है? वेयर नॉलेज हैज़ नो लिमिट। तो हमारे पास लिमिट की, नॉलेज की लिमिट है ही नहीं। आप कितना ले सकते हो लो हमसे, हम तो बहुत देंगे। अब आप हमसे और कितना ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज करो, फिर से रिवीजन करो, फिर से आप एनसीईआरटी से रीडिंग लगाओ, सारी चीज़ें पढ़ो, सारा जो आपको एक्टिविटी दिया होता है उसको भी देखा करो,
एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दी होती है उसको बहुत बच्चे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उसको भी देखो, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। तो वो भी देखिए बच्चों, और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए और हम भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स और होंगे, तो जिससे हम लोग इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट करके फिर हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।